हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लिटरेचर लवर्स में। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे अ गेम ऑफ चेस को। दोस्तों, अ गेम ऑफ चेस पोएम द वेस्टलैंड का सेकंड पार्ट है। इससे पहले की वीडियोस में मैं द वेस्टलैंड और द बरियल ऑफ डेड को कवर कर चुका हूँ। अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी तो इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट अपनी वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोएम के कुछ की फैक्ट्स बता देता हूँ। दोस्तों, इस पोएम के टाइटल को थॉमस मिडल्टन के एक प्ले से लिया गया है जिसका नाम अ गेम एट चेस है। और इस पोएम के थ्रू पोइट हमें मॉडर्न वर्ल्ड में सेक्स रिलेशनशिप की फेलियर्स के बारे में बताता है कि किस तरह सेक्स एक फिजिकल एंटरटेनमेंट बन गया है। चाहे वो हाई क्लास हो या फिर लो क्लास, इन दोनों में ही सेक्स ने अपने सोशल और मोरल पर्पस को खो दिया है। लोग अपनी लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं बट वो अंदर से खोखले हो गए हैं। इनकी लाइफ में कोई भी एक्साइटमेंट नहीं है, यानी लग्जरियस लाइफ गुजारने के बावजूद इनकी ज़िंदगी में कोई भी खुशी नहीं है, जिसके साथ साथ इनके रिलेशनशिप्स भी करप्ट हो गए हैं और इन लोगों में कोई भी ट्रू फीलिंग्स बाकी नहीं रही। बस अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप्स में रहते हैं। इस कंप्लीट सेक्शन में जस्ट 2 एपिसोड्स हैं। पहले वाली एपिसोड में एक बहुत ही रिच लेडी है जिसका नाम बेलाडोना है। ये अपनी ज़िंदगी में किसी भी काम से ज़्यादा सेक्स की तरफ अट्रैक्टेड है। इसी वजह से इसे द लेडी ऑफ रॉक्स और द लेडी ऑफ सिचुएशंस भी कहा जाता है। इसके बाद इलियट हमें इस लेडी के ड्राइंग रूम की एक डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन देते हैं। सबसे पहले पोइट हमें बताता है कि बेलाडोना अपने रूम में एक रॉयल चेयर पर बैठी हुई है और इस चेयर का रिफ्लेक्शन वहाँ के मार्बल में साफ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ ये बता दूँ कि बेलाडोना की ये चेयर कोई आम चेयर नहीं है, बल्कि एक क्लोपेट्रा की चेयर को रेफ़र करती है, जो कि शेक्सपियर के एक फेमस प्ले एंटनी एंड क्लोपेट्रा का एक कैरेक्टर है। इसके बाद एलियट हमें इस ड्राइंग रूम में मौजूद लुकिंग ग्लास के बारे में बताता है, जिसको कुछ पिलर्स की सपोर्ट के साथ लगा रखा होता है और इन पिलर्स पर कुछ फ्रूट्स और ग्रेप्स के डिज़ाइन बने होते हैं और इनमें से एक पिलर पर गोल्डन क्यूपिड की इमेज को लटका रखा होता है और वहाँ एक और स्मॉल क्यूपिड की इमेज को देखा जा सकता है जो गोल्डन क्यूपिड के विंग से पीछे से झांक रहा होता है। और वहाँ रूम में एक कैंडल अब्रा भी है जिसमें 7 कैंडल्स जल रही हैं जिनका रिफ्लेक्शन मिरर में दिख रहा होता है। बट बेलाडोना की खूबसूरत ज्वेलरी से शाइनिंग टेबल मज़ीद चमकने लगता है और वहीं बेलाडोना के बराबर में कुछ बोतलें खुली पड़ी होती हैं जिनमें कुछ हाथी के दांतों से बनी होती हैं, जबकि कुछ कलरफुल कांच से बनी होती हैं। इनसे एक अजीब सी खुशबू आ रही होती है और इसी के साथ में बेलाडोना का मेकअप भी रखा होता है जिसमें कुछ क्रीम्स, पाउडर्स और लिक्विड्स वगैरह शामिल हैं। कुल मिलाकर इन तमाम चीज़ों से ऐसी खुशबू आती है जो इंसान को मदहोश कर देती है। बट इस खुशबू को विंडो से आने वाली ताज़ा हवा डिस्टर्ब कर देती है, जिससे कैंडल्स की आग मज़ीद बढ़ने लगती है और इससे निकलने वाला स्मोक सीलिंग की तरफ बढ़ने लगता है, जिससे सीलिंग में बने डिज़ाइन डिस्टर्ब हो जाते हैं, यानी सीलिंग में बने डिज़ाइंस मध्यम हो जाते हैं, वो हमें कम दिखाई देते हैं। और वहीं इस रूम में चिमनी के ऊपर एक तस्वीर लगी होती है जिसमें एक डॉल्फिन मछली तैर रही होती है और इससे थोड़ा ऊपर एक एंटीक मेटल हैंग्ड होता है जिसमें फिलोमिला की तस्वीर लगी हुई है। यहाँ टी.एस. एलियट ने फिलोमिला के कैरेक्टर को ओविड की मेटामॉर्फोसिस से लिया है, जिसको एक बारबरस किंग टेरियस रेप करता है जो कि फिलोमिला का ब्रदर इन लॉ होता है और वो फिलोमिला का रेप करने के बाद इसकी टंग को काट देता है ताकि वो किसी को भी इस सच के बारे में बता ना सके। बट समहाउ फिलोमिला इस सच को एक कपड़े पर लिख कर अपनी बहन प्रोक्नी के पास सेंड कर देती है और जब प्रोक्नी को इस बारे में पता चलता है तो वो अपने बेटे को मारकर उसका मीट किंग को सर्व करती है। और जब किंग इस सच्चाई के बारे में जानता है तो वो फिलोमिला को डिस्ट्रॉय करने की सोच लेता है और तभी गॉड फिलोमिला को एक नाइटिंगेल में बदल देता है, जबकि उसकी बहन प्रोक्नी को एक सैलो में बदल देता है और जबकि किंग टेरियस को एक हॉर्स में बदल देता है। और इसके अलावा भी वहाँ कई तरह की तस्वीरें और पेंटिंग्स लगी हुई हैं जो कोई ना कोई स्टोरी बयान करती हैं। इस रूम में बिल्कुल खामोशी है जहाँ किसी भी तरह का कोई शोर नहीं है।
तो अचानक ही कुछ कदमों की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे ये पता चलता है कि कोई विजिटर बेलाडोना से मिलने आया है। तो फ़ौरन बेलाडोना बहुत एक्साइटेड हो जाती है और वो अपने बालों में ब्रश करने लगती है ताकि इसके बाल एक फॉर्म में आ जाएं और ठीक दिखें। ये तमाम चीज़ें ये ज़ाहिर करती हैं कि बेलाडोना अपने लवर से मिलने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। बट जैसे ही वो लवर इस रूम में आता है तो अपना काम करने के बाद वहाँ से फ़ौरन निकल रहा होता है। तो बेलाडोना इसे रिक्वेस्ट करती है कि तुम अभी मत जाओ और थोड़ी देर और रुक जाओ, मेरे साथ कुछ और वक्त गुजारो और मुझे ये बताओ कि तुम क्या सोच रहे हो और आखिर तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। बट इसका लवर इसकी एक नहीं सुनता और इसको छोड़कर चला जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि मॉडर्न टाइम पीरियड में कोई भी ट्रू फीलिंग्स और इमोशन वगैरह नहीं हैं। लोग बस अपनी लस्ट को पूरा करने के लिए रिलेशनशिप में रह रहे होते हैं। यहाँ पर हमारी एपिसोड 1 ख़त्म होती है और एपिसोड 2 शुरू होती है। और एपिसोड 2 में हम लिल और एल्बर्ट की मैरिड लाइफ को देखेंगे, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं गुजर रही है। इस एपिसोड की शुरुआत लिल और उसकी एक फ्रेंड के साथ होती है। वो दोनों बार में बैठकर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो तभी लिल की फ्रेंड उससे कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड अल्बर्ट 4 साल बाद आर्मी से वापस आ रहा है, तो तुम्हारे लिए अब ये ज़रूरी है कि तुम अपने आप को थोड़ा स्मार्ट और अट्रैक्टिव बनाओ ताकि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें लाइक कर सके। लिल की फ्रेंड उससे ये भी कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड वापस आकर तुमसे ये भी जानना चाहेगा जो उसने तुम्हें दांत फिक्स करवाने के लिए पैसे दिए थे, तुमने उनके साथ क्या किया। एक्चुअली ये सारी बातें लेडी इसलिए जानती है क्योंकि जब अल्बर्ट ने लिल को ये पैसे दिए थे तो वो वहीं पर मौजूद थी और तब अल्बर्ट ने उसको कहा था कि वो इसके इस लुक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लेडी लिल से कहती है कि अल्बर्ट अपनी जगह बिल्कुल ठीक था, क्योंकि मैं ख़ुद तुम्हारे इस लुक को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। इसी के साथ में वो लेडी लिल से कहती है कि अल्बर्ट 4 साल बाद आर्मी से वापस आ रहा है और अब वो फ्री है, तो डेफिनेटली वो एक अच्छा टाइम गुजारना चाहेगा। और इसके बाद वो लेडी फिर लिल को वार्न करते हुए कहती है कि अगर लिल अल्बर्ट के साथ अच्छा टाइम गुजारने में नाकाम हो जाती है तो यहाँ पर कई ऐसी औरतें हैं जो अल्बर्ट के साथ अच्छा टाइम गुजारना चाहेंगी। तो तभी लिल एक रिवीलिंग लुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर जवाब देती है कि मैं जानती हूँ वो कौन सी औरतें हैं जो अल्बर्ट के साथ एक अच्छा टाइम गुजारना चाहती हैं। तभी बारमेड वहाँ पर आती है और चिल्लाना शुरू कर देती है कि पब को बंद करने का टाइम हो चुका है, तो प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाएं। लेकिन वो लेडी और लिल उसकी किसी बात को नहीं सुनते और अपनी बात को कंटिन्यू रखते हैं। तभी वो लेडी लिल से कहती है कि मैं तुम्हें एडवाइस कर रही हूँ, अगर तुम इस बात को नहीं मानोगी तो तुम्हें एक दिन खुद पछताना पड़ेगा। लेडी लिल की इंसल्ट करते हुए उससे कहती है कि लिल तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारी उम्र सिर्फ 31 साल है, बट इतनी छोटी उम्र होने के बावजूद तुम बूढ़ी औरत के जैसे दिखाई देती हो। तो लिल सैड फेस बनाकर उससे रिप्लाई करती है कि ये सब कुछ मेरे साथ अबॉर्शन पिल्स खाने की वजह से हुआ है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी 5 बच्चे थे और जब मेरा लास्ट बेटा जॉर्ज पैदा हुआ था तो मैं बामुश्किल ही मौत के मुंह से बची थी और मुझे केमिस्ट ने कहा था कि अबॉर्शन पिल्स खाना बिल्कुल सेफ़ है, लेकिन मैं जानती हूँ जो मैंने खो दिया है वो मैं दोबारा हासिल नहीं कर सकती। तभी वो लेडी लिल से कहती है कि लिल तुम बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ हो, अगर तुम्हें अल्बर्ट अकेला नहीं छोड़ेगा तो इसके अलावा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन वैसे भी नहीं है और शादी और बच्चे दोनों एक साथ चलते हैं। अगर तुम बच्चे पैदा ही नहीं करना चाहती थी तो तुमने फिर शादी क्यों की। तो फिर दोबारा बारमेड आती है और चिल्लाना शुरू कर देती है कि पब को बंद करने का टाइम हो चुका है, प्लीज़ आप लोग सब जाइए। तो ये दोनों दोस्तें एक दूसरे को गुड नाइट कहकर वापस अपने अपने घरों को निकल जाती हैं। तो यहीं पर हमारी एपिसोड 2 भी ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में।